अ वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। राघव, बेटा मेरी आवाज़ आ रही है क्या आपको? बेटा आज हम, जैसे कि हमारी दो किताबें ख़त्म हो गई हैं, आज हम एक नई बुक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सीबीएसई में जो आपका 80 मार्क्स का पेपर आएगा उसकी वेटेज 20 नंबर की है, और जो आपके स्कूल में फाइल बननी है, वाइवा होना है, वो भी इसी बुक के ऊपर बेस्ड होना है। यानी कि देखा जाए तो इनडायरेक्टली ये बुक 40 नंबर की है, जो कि बहुत ही ईजी है। क्योंकि जो बच्चे अकाउंट से डर लगता है वो थर्ड बुक को ज़्यादा फोकस करते हैं, ताकि हम कम से कम 60% मार्क्स तो ले जाए। तो सबसे पहले मैं ये डिस्कस करना चाहूंगा कि हमने 11th के अंदर ये टर्म्स पढ़ी थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल और बैलेंस शीट पढ़ी। दैट इज अवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन सोल प्रोप्राइटरशिप। दिलची समझ में आ रहा है ये? और वहां पर हमने, अब यहाँ पे इस बुक का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब ये होता है कि बेटा हमने यहाँ पर अपनी फाइनेंशियल की डिटेल स्क्रूटनी करनी है कि हमारे बिजनेस में क्या प्लस पॉइंट और क्या माइनस पॉइंट है। उसके लिए हमें टूल्स मिलेंगे। तो ये पूरी बुक का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पर हम अकाउंट्स के डॉक्टर बनेंगे, बिजनेस के डॉक्टर बनेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या है। द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपने 11 में पढ़ा ट्रेडिंग, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। अभी हमने रिसेंटली कंपनी अकाउंट्स को ओवर किया, और कंपनी अकाउंट में हमने एप्लीकेबल हुआ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। गुड इवनिंग बेटा समृद्धि, आज नई किताब शुरू हो गई है समृद्धि। तो हम जो भी बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग करेंगे। तो 12th लेवल पर फाइनेंशियल, सबसे पहले ये समझते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं। नंबर 1, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पहले आएगा आपका बैलेंस शीट। साथ साथ लिखेंगे ये है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तीसरा, नोट्स टू अकाउंट्स। और चौथा है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। ये आपकी 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। नंबर 1 बैलेंस शीट, नंबर 2 स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, नंबर 3 नोट्स टू अकाउंट्स, एंड नंबर 4 कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। राइट राघव? समृद्धि, समृद्धि बेटा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब जैसे कि आप पहले ये नोट कर लो। आइए अब देखो, आपको मैंने ये बताया कि आपके आज की डेट में सीयूटी का एग्जाम आप दोगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। अब मैंने आपको बार बार बोलना है, एग्जामिनर आज की डेट में नोट वर्ड के पीछे बहुत पड़ा हुआ है। मैंने हमेशा बोला नोट की बड़ी अहमियत है हमारी जिंदगी में। जो पैसे वाला नोट होता है उसकी भी, किसी को ना करने में भी चिढ़ जाता है वो बंदा। और आपकी जो नोटबुक जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में रिजल्ट दिलाएगी। अब ये सवाल है, अब मैं यहाँ पर एग्जामिनर एक क्वेश्चन बनाता है जिसे आप ढंग से पढ़ते ही नहीं हो, और आपका 1 मार्क का सवाल गलत हो जाता है। मैं कहता हूँ एक क्वेश्चन मैंने फ्रेम करा, लिखो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर ए नोट्स टू अकाउंट्स, ऑप्शन नंबर बी कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर सी कॉमन साइज स्टेटमेंट, एंड ऑप्शन नंबर डी कैश फ्लो स्टेटमेंट। Which of the following is not a financial statement? Which option is right? Common size statement. The answer is common size statement.
समृद्धि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपको 1 मार्कर का सवाल जो थ्योरेटिकल बेस है आपको बड़े ध्यान पूर्वक पढ़ना पड़ेगा, केयरफुली पढ़ना पड़ेगा कि वो क्या कहना चाहता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन सी होती है? बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ P&L, नोट्स टू अकाउंट्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। राइट प्रांगना, समायरा? अब आइए, जैसा कि आपको ये पता है हमने अभी रिसेंटली कंपनी अकाउंट्स ओवर करा है, तो हमारे यहाँ पे कंपनी एक्ट कौन सा लागू हो रहा है? 2013। आपने 11th के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आपने बैलेंस शीट बनाई, अभी हम बैलेंस शीट की चर्चा करेंगे, बैलेंस शीट बनाई, वहां आपने एक वर्ड सुना होगा, ग्रुपिंग, मार्शलिंग। वहां पर आपको बैलेंस शीट का 2 तरीके बताए गए थे, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस में क्या था? आपकी बैलेंस शीट में एक साइड लायबिलिटी साइड थी, एक साइड एसेट साइड थी। एसेट साइड में परमानेंस में पहले क्या आया? नॉन करंट एसेट्स, फिर आया करंट एसेट्स। और लायबिलिटी साइड में पहले क्या आया? कैपिटल आई, फिर आउटसाइड लायबिलिटी आई। यही था धृति। और इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में क्या आया? एसेट साइड में पहले करंट एसेट्स आई, फिर नॉन करंट एसेट्स आई। और लायबिलिटी साइड में पहले आउटसाइड लायबिलिटी आई, नीचे कैपिटल आई। यही बात पढ़ी थी हमने। राघव, यस और नो? पर अब जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है बैलेंस शीट, और आपको बताऊं लास्ट ईयर जो हमने बैलेंस शीट बनाई, इवन आज तक जो हमने बैलेंस शीट बनाई है वो हमने ऐसे बनाई है, यानी कि हॉरिजॉन्टल। कैसे बनाई थी? हॉरिजॉन्टल। अब जो बैलेंस शीट बनाएंगे वो क्या बनाएंगे? वर्टिकल। क्या बनाएंगे? वर्टिकल। क्योंकि हम चलेंगे बेटा कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। तो जो हम पहली बात कर रहे हैं, पहली आज बात कर रहे हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का एक प्रेस्क्राइब्ड परफॉर्मा है। अभी तक आपने प्रोप्राइटरशिप की बैलेंस शीट बनाई, उसमें आपने कोई ध्यान नहीं दिया। आपने पार्टनरशिप की बैलेंस शीट बनाई, कोई ध्यान नहीं दिया। अब जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस बनाएंगे, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। और उसका एक प्रेस्क्राइब्ड परफॉर्मा है, यानी कि एक प्रेस्क्राइब्ड शेड्यूल है अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट। तो जो बैलेंस शीट बनती है वो बनती है शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अब इसके ऊपर मैं 1 मार्कर का सवाल पूछ सकता हूं कि जो बैलेंस शीट है 4 ऑप्शन दे दिया, शेड्यूल 3 पार्ट 1, शेड्यूल 3 पार्ट 2, शेड्यूल 6 पार्ट 1, शेड्यूल 6 पार्ट 2। सर ये शेड्यूल 6 क्या है? अगर जिनके पास पुरानी किताबें पढ़ी हैं, जिनके पेरेंट्स कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो जब 1956 कंपनी एक्ट हुआ करता था तो ये शेड्यूल 6 हुआ करता था, शेड्यूल 6 पार्ट 1। तो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है वहां पर। तो आपको याद रखना है क्या है? शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनी एक्ट। ये किसका शेड्यूल है? बैलेंस शीट। ये किसका शेड्यूल है? बैलेंस शीट का। समृद्धि समझ आ रहा है? इसके ऊपर सब पे 1 मार्कर के सवाल बन सकते हैं। शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। राइट चैतन्य? आदित्य लिखो शेड्यूल 3 बैलेंस शीट क्या है? शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द बैलेंस शीट। और मैंने आपको बार बार बोलना है यहाँ पर जो बैलेंस शीट बनेगी वो किस फॉर्म में बनेगी? वर्टिकल। और वर्टिकल में सबसे पहले जो लिखे जाएंगे वो लायबिलिटी साइड लिखी जाएगी, और उसके नीचे क्या आएगा? एसेट साइड। एग्री? समायरा एग्री करती है? दोनों समायरा एग्री करते हो कि जो हमारी वर्टिकल बैलेंस शीट बनेगी वहां पे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी आएगा, कैपिटल एंड लायबिलिटी, और उसके नीचे क्या आएगा? एसेट। आइए समृद्धि बेटा, मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? राघव, अब आइए, अब आपकी सबकी किताबों के अंदर ये बैलेंस शीट बनी हुई है। आपकी स्क्रीन पर एक बैलेंस शीट लेके आ रहा हूं मैं। ये देखिए परफॉर्मा ऑफ द बैलेंस शीट। ये किसके अकॉर्डिंग है? शेड्यूल 3 पार्ट 1, शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अब आपके सामने एक बैलेंस शीट है। ये बैलेंस शीट आपको ऐसे ही बनानी है। ये मैंने नहीं बनाई है, इसमें मेरा पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं है। कंपनी एक्ट शेड्यूल 3 में ये बनाया गया, मुझे ये बैलेंस शीट ऐसे ही बनानी है। इसमें से आपने कंपनी अकाउंट में शेयर कैपिटल तो बनाना सीख लिया था, जिसे हमने बोला था एक्सपेक्ट बैलेंस शीट। वहां पर आपने ये सिर्फ शेयर कैपिटल सीखा था आपने। अब यहाँ पर हम कंप्लीट बैलेंस शीट, ये थ्योरेटिकल पेपर है, इसके अंदर 4 नंबर का सवाल आना है। इसमें से आपसे ये पूछा जाएगा कि इस आइटम की लोकेशन का, इस आइटम की लोकेशन का है।
फॉर एग्जाम्पल अभी मैं कह रहा हूं कि पहले लायबिलिटी आई, मैंने आपको क्या बोला, किस फॉर्म में बनेगी बैलेंस शीट, वर्टिकल फॉर्म। तो वर्टिकल फॉर्म में धृति पहले क्या आ गया, इक्विटी एंड लायबिलिटी, और उसके नीचे क्या आ गया, देख उसके नीचे क्या आ गया, एसेट। समृद्धि मेरी बात समझ आ रही है, ये रहा इक्विटी एंड लायबिलिटी, ये क्या आ गया, एसेट। पहले आप बैलेंस शीट बना रहे थे हॉरिजॉन्टल, अब आप बैलेंस शीट बना रहे हैं वर्टिकल। अब ये बैलेंस शीट आपको ऐसे ही याद करनी है। और आपको बताऊं, इसमें जो बोल्ड में लिखे गए हैं, इसको जो बोल्ड में लिखे गए हैं, इसे हम बोलते हैं मेन हेड। इसे हम क्या बोलते हैं, मेन हेड। इसे हम क्या बोलते हैं, मेन हेड। और इसके अंदर ये क्या है मेरे, मेन हेड्स। और ये जो इसके अंदर जो ये नीचे आइटम है, इसे मैं क्या बोलूंगा, सब हेड। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, इसको याद करने का तरीका क्या है, और मैं इसके सीक्वेंस को अप एंड डाउन नहीं कर सकता। ये सीक्वेंस मुझे ऐसे ही लिखने हैं जैसे कि कंपनी एक्ट में बनाए गए हैं। सर ऐसा क्यों बनाया गया, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट बिहाइंड फॉर्मेट। आप एक चीज बताइए। हाँ जी, हाँ, उसको भी हमें ऑर्डर में याद करना है। ये सब हेड जो है, जैसे शेयर कैपिटल ए पे लिखा है, तो तू ए बी पे रिजर्व एंड सरप्लस नहीं लिख सकती तू, तुझे ए पे, अब मैं 5 मिनट में याद करा दूंगा बहन, चिंता मत कर। तू भैया मेरे नंबर कटवा ले, मैं नहीं बता रहा तेरे को, नंबर कट, पहले तू नंबर कटवा ले भाई। गलत करके आई हो तू, भगवान करे गलत कराई हो तू, बता, पहले उल्टे बात बोलेगा यार। कोई बात नहीं, हद हो गई यार, पहले क्लास शुरू होती नहीं है, एक शुरू होती नहीं है, पहले नेगेटिव थॉट रखो पहले। हमेशा बोला बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, मतलब शुरुआत हुई नहीं है, नंबर नहीं करे। एक बच्चा अभी कहता है सर अगर मैं बैलेंस शीट याद ना करूं तो कितने नंबर कट जाएंगे, मैं क्या कर क्लास से बाहर हो जाता हूं। मुझे नहीं पता कितने कटते हैं, जब गलत करके आओगे तो पता लगेगा तुम्हारे को। एनीवे, ये बैलेंस शीट मुझे ऐसे याद करनी है। मैंने आपको बोला जो बोल्ड में है वो क्या है, मेन हेड, और बीच में जो कॉलम लिखे गए वो क्या है, सब हेड। अब देखो मैं आपके सामने, पहले मैं मेन हेड की चर्चा करूंगा। किसकी चर्चा करूंगा, मेन हेड की। उसके लिए मैं आपको एक स्लोगन लिखाता हूं। सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं, मेन हेड की, और कौन सी साइड की बात कर रहा हूं, लायबिलिटी साइड। किस साइड की बात कर रहा हूं, लायबिलिटी साइड। तो मैंने एक स्लोगन लिखा, किसका, इक्विटी एंड लायबिलिटीज का मैंने मेन हेड लिखा। इसका मैं गाना बना रहा हूं, स्लोगन बना रहा हूं, चोर शराबा नहीं चलेगा, शोर शराबा नहीं चलेगा। ये मेरे क्या हैं, मेन हेड है। ये मेरे क्या है, धृति मेन हेड है, आदित्य मेरे क्या है, मेन हेड। तो शोर का पहला वर्ड, शराबा का पहला वर्ड, एन का पहला अल्फाबेट और सी का अल्फाबेट। शोर शराबा नहीं चलेगा, याद हो गया। द फर्स्ट एस स्टैंड फॉर शेयर होल्डर फंड, द फर्स्ट एस स्टैंड फॉर शेयर होल्डर फंड, देन अगेन एस स्टैंड फॉर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, द नेक्स्ट एन स्टैंड फॉर नॉन करंट लायबिलिटी। देखो मैं लिख रहा हूं यहां पर, देखो कैसे लिख रहा हूं, शोर शराबा नहीं चलेगा, मेन हेड। इधर देखो, द फर्स्ट एस स्टैंड फॉर शेयर होल्डर फंड, द एक्स स्टैंड फॉर शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, द एन स्टैंड फॉर नॉन करंट लायबिलिटी, एंड सी स्टैंड फॉर करंट लायबिलिटी। बताइए, ये मेन हेड याद हो गया। शोर शराबा नहीं चलेगा, द फर्स्ट एस स्टैंड फॉर शेयर होल्डर फंड, द सेकंड एस स्टैंड फॉर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, द अगेन एन स्टैंड फॉर नॉन करंट लायबिलिटी, एंड सी स्टैंड फॉर करंट लायबिलिटी। लिखो इसे पहले कॉपी में, शोर शराबा नहीं चलेगा, खेती लिखो। समृद्धि समझ आ गया कि नहीं आ गया। आपको यहां पर एक चीज याद करने में बड़ी दिक्कत आएगी, वो है शेयर एप्लीकेशन, जो ये वाली चीज है। इसका मैंने, जैसे हमने वहां पर लो आईओडी और पोरोड बनाया, यहां पर हमने बनाया शंपा। शंपा, आपने एक मूवी थी हमारी जमाने में,
ये मैंने बनाया ये शंपा। हाँ फिट नहीं, ये क्या था शंपा। इधर देख, एक फिल्म थी हमारे जमाने में, कश्मीर की कली। कश्मीर की कली, हाँ। उसमें आज के जमाने में मैं पिक्चर तो नहीं देखता, उस जमाने में, उस जमाने में विलन हुआ करते थे, एक प्रेम चोपड़ा साहब और एक प्राण साहब। तो प्राण साहब उस फिल्म के अंदर विलन का रोल किया उन्होंने। शर्मिला टैगोर पे वो डोरे डालते थे। शम्मी कपूर साहब उस फिल्म के किरदार हीरो के रूप में निभा रहे थे। तो वहां पर शर्मिला टैगोर जी का नाम होता है शंपा। और शंपा, हाँ, सैफ अली खान की मम्मी, यस। तो वहां पर प्राण साहब ऐसे सिगरेट लेते हैं और कहते हैं, चंपा देख लेंगे तुझे। हाँ, चंपा, चंपा देख लेंगे तुझे, आज तुम्हें। ये क्या कह रहा है कि चैट में, एक मिनट, हेलो बेटा, उस फिल्म का नाम है कश्मीर की गली समृद्धि। आज आप लोग यूट्यूब कश्मीर की गली, क्योंकि वहां पर मुझे कश्मीरी एक्सेंट में बोलना था शंपा, तो अब याद रहेगा ये चंपा। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये हो गए मेन हेड, हो गए आपके। अब आइए, अब इसके अंदर के सब हेड याद करने का तरीका बताता हूं। लिखिए अब आप, पहले वाला क्या था, एस स्टैंड फॉर। पहला एस स्टैंड फॉर क्या था, शेयर होल्डर फंड। अब इसका जो स्लोगन याद करना है, अभी रिसेंटली इंडिया में अयोध्या में क्या हुआ, श्री राम, श्री से बेटा राम जी नहीं, श्री राम मंदिर। तो क्या हो गया, श्री राम मंदिर। द फर्स्ट एस स्टैंड फॉर शेयर कैपिटल। द फर्स्ट एस स्टैंड फॉर शेयर कैपिटल, श्री राम मंदिर। द एस स्टैंड फॉर शेयर कैपिटल। देन आर स्टैंड फॉर रिजर्व एंड surplus. The M stand for money received against share warrant. Money received against share warrant. बेटा जैसे बोला है वैसे लिख ले। राघव समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब वारंट, आइए, पहला एस हो गया शेयर होल्डर फंड, जिसमें हमने श्री राम मंदिर पढ़ा। अब अगला एस आ जाओ। अगला एस क्या था, इधर देख, चंपा। सेकंड एस स्टैंड फॉर शेयर अरे भाई जब दूसरे नंबर पे लिखना ये शेयर, ये अपने आप में मेन हेड और सब हेड अपना है, इसका कोई भी सब हेड नहीं है। हाँ सेकंड हेड है ना, इसका सब हेड कुछ नहीं है। शेयर एप्लीकेशन में नहीं, पेंडिंग अलॉटमेंट। तुम्हारा समझ आ रहा है। अब आ जाओ तीसरा। तीसरा शोर शराबा। द एन स्टैंड फॉर ना, नॉन करंट लायबिलिटी। इसमें आप याद रखोगे, लड्डू दो ऑरेंज लो। लड्डू, लड्डू दो ऑरेंज लो, मत कर। द फर्स्ट एल फॉर
लॉन्ग टर्म बोरिंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, O stand for other non-current liability, and L stand for लॉन्ग टर्म प्रोविजन। जल्दी करो, मैं तो अगले चल पड़ूंगा, मत पढ़ो। लड्डू दो, ऑरेंज लो, बनाने दो। द फर्स्ट L स्टैंड फॉर लॉन्ग टर्म बोरिंग, D स्टैंड फॉर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, O स्टैंड फॉर, O हमेशा अदर रहेगा, अदर नॉन करंट लायबिलिटी, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। बेटा O हमेशा अदर में रहेगा, हाँ, जो समझना है वो अदर्स। हाँ, डेफर्ड, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। समृद्धि नोट कर लिया ये? आइए आगे चलते हैं हम। करंट लायबिलिटी। देखिए, जब आप कॉइन उछालते हो तो उसे क्या बोलते हो? टॉस करना। तो आप क्या करोगे? ये टॉस लिखा आपने, इस टॉस का एस इधर ले आओ, एस, एस टॉस, टॉस का एस आगे ले आओ, एस टॉस। तो फर्स्ट एस स्टैंड फॉर शॉर्ट टर्म बोरिंग, टी स्टैंड फॉर ट्रेड पेबल, ओ स्टैंड फॉर अदर करंट लायबिलिटी, एंड एस स्टैंड फॉर। बेटा समारा, मैं आगे चला जाऊंगा, मैं रुकूंगा नहीं, नोट करना करो। शॉर्ट टर्म प्रोविजन। समृद्धि, राघव, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आइए एक बार इक्विटी लायबिलिटी का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इक्विटी लायबिलिटी, शोर शराबा नहीं चलेगा। द शोर का फर्स्ट एस स्टैंड फॉर शेयर होल्डर फंड, नेक्स्ट एस स्टैंड फॉर चंपा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, द एन स्टैंड फॉर नॉन करंट लायबिलिटी, एंड सी स्टैंड फॉर करंट लायबिलिटी। ये हो गए आपके मेन हेड। अब आइए शेयर होल्डर फंड के सब हेड। श्री राम मंदिर, द फर्स्ट एस स्टैंड फॉर शेयर कैपिटल, R stand for reserve and surplus, M stand for money received against share warrant। दूसरा जो नॉन करंट लायबिलिटी में सब हेड, लड्डू दो, ऑरेंज दो। द फर्स्ट L stand for लॉन्ग टर्म बोरिंग, D stand for डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, O हमेशा जहां पर भी O वर्ड आ गया, O stand for अदर, चाहे वो करंट लायबिलिटी का हो, चाहे वो नॉन करंट लायबिलिटी का हो, चाहे वो अदर नॉन करंट एसेट्स हो, चाहे वो करंट। O evidence stand for other non-current liability, and L stand for long term provision। अब आ जाओ करंट लायबिलिटी में, हमने करा वहां S टॉस। द फर्स्ट S stand for short term borrowing, T stand for trade payable, O मैंने हमेशा बोला O अदर करंट लायबिलिटी, एंड S stand for short term। क्या मैं आपसे ये समृद्धि, राघव, क्या आपको ये वाली बैलेंस शीट मेन हेड याद हो गए, सब हेड याद हो गए? समृद्धि, राघव, राघव याद हो गया कि नहीं हो गया? आइए अब हम एसेट साइड के बारे में चर्चा करते हैं। नहीं चलेगा तो द एन स्टैंड फॉर non-current assets, and C stand for current assets। समृद्धि समझ आ गया? आइए अब मैं आपको नॉन करंट एसेट्स का वो बता रहा हूं। प्यारी पत्नी,
ये पिक्की अपने आप में एक शब्द पूरा है इसके अंदर, प्यारी पत्नी पिक्की नहीं ढोकला ले आओ, ढोकला आज मैं पिक्की, ये पहले टिक्की थी जिसे हमने पिक्की कर दिया। भाई जब तुम शवरमा खा सकते हो तो हमारी टिक्की का पिक्की क्यों नहीं बन सकता? आइए, प्यारी पत्नी पिक्की नहीं ढोकला ले आओ। द पी स्टैंड फॉर प्रॉपर्टी, प्लांट, द फर्स्ट पी फॉर प्रॉपर्टी, द नेक्स्ट पी फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट। आप ये देखो, ये लिखा है, लिखा इधर देखो बेटा, प्रॉपर्टी, पी स्टैंड फॉर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये प्रिय पत्नी वाला हो गया, हाँ प्यारी पत्नी। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड प्रॉपर्टी मतलब पहला पी हो गया बेटा, इधर देख पी। द फर्स्ट पी स्टैंड फॉर प्रॉपर्टी, द नेक्स्ट पी फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब आ जाओ पिक्की, पिक्की को हमने ऐसे लिखना है, PICI, पिक्की। पी हमने क्या बनाया, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। पी मैंने क्या बनाया, इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट। यार देख, पी आ गया, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। राघव, पिक्की, ये पिक्की बन गया कि नहीं बन गया बेटा? इधर देख, पिक्की बन गया धृति। द पी स्टैंड फॉर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, टेंजिबल। आई स्टैंड फॉर इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, सी स्टैंड फॉर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड आई स्टैंड फॉर इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। पिक्की हो गया धृति, पिक्की हो गया कि नहीं हो गया? उसके बाद इधर देख, पिक्की, तो एन क्या हो गया, एन स्टैंड फॉर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। सुन ले यार, इधर देख, ये पिक्की आ गया। देन एन स्टैंड फॉर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, बी स्टैंड फॉर डेफर्ड टैक्स एसेट, एल स्टैंड फॉर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड ओ एवरी टाइम अदर नॉन करंट एसेट्स। आप पहले इसे नोट करो। आप प्यारी पत्नी पिक्की नहीं ढोकला ले आओ, नोट कर लिया ये, प्यारी पत्नी पिक्की नहीं ढोकला ले आओ। द फर्स्ट पी स्टैंड फॉर प्रॉपर्टी, द नेक्स्ट पी स्टैंड फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट। पिक्की, पी फॉर आइए, मैंने बोला प्रिय पत्नी पिक्की नहीं ढोकला लो। द फर्स्ट पी स्टैंड फॉर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। द सेकंड पी, आयान इधर देख ले बेटा, उसके बाद पिक्की, पी स्टैंड फॉर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, टेंजिबल, फिर आई इंटेंजिबल, फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। एन स्टैंड फॉर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डी स्टैंड फॉर डेफर्ड टैक्स एसेट, एल स्टैंड फॉर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड करंट एसेट्स अदर, वो हमेशा अदर के लिए। अब आ जाओ करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में मैंने स्लोगन बनाया, कार कितनी तेज चलाओ, कार इतनी तेज चलाओ सबको उड़ा दो, सबको उड़ा दो। कार इतनी तेज चलाओ सबको उड़ा दो, उड़ा दो यार, उड़ा दो, उड़ा दो, हाँ उड़ा चू। कार इतनी तेज चलाओ सबको उड़ा चू। द SC स्टैंड फॉर करंट इन्वेस्टमेंट, I स्टैंड फॉर इन्वेंट्री, T स्टैंड फॉर ट्रेड रिसीवेबल, C स्टैंड फॉर कैश एंड कैश
इक्विवेलेंट, एस स्टैंड फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड ओ स्टैंड फॉर एवरी टाइम। लो आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई, लो आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। कार इतनी तेज चलाओ सबको उड़ा दो। बात समझ आ गया कि नहीं आ गया? आइए अब एक बार फिर अगेन कंप्लीट बैलेंस शीट को हम एक बार रीड कर लेते हैं। सबसे पहले मेन हेड में क्या था? इक्विटी में था शोर शराबा नहीं चलेगा। इक्विटी एंड लायबिलिटी में था शोर शराबा नहीं चलेगा। द फर्स्ट एस स्टैंड फॉर शेयर होल्डर फंड, द एन नेक्स्ट एस स्टैंड फॉर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉट, द एन स्टैंड फॉर नॉन करंट लायबिलिटी एंड सी स्टैंड फॉर करंट लायबिलिटी। पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी को कंप्लीट कर लेते हैं। शेयर होल्डर फंड का सब हेड हुआ श्री राम मंदिर। द एस स्टैंड फॉर शेयर कैपिटल, आर स्टैंड फॉर रिजर्व एंड सरप्लस, एम स्टैंड फॉर मनी शेयर भारत। नॉन करंट लायबिलिटी में लड्डू दो ऑरेंज दो। द एल स्टैंड फॉर लॉन्ग टर्म बोरिंग, डी स्टैंड फॉर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ओ हमेशा अदर्स में आएगा, अदर नॉन करंट लायबिलिटी, एंड एल स्टैंड फॉर लॉन्ग टर्म प्रोविजन। फिर करंट लायबिलिटी आया एस टॉप, एस स्टैंड फॉर शॉर्ट टर्म बोरिंग, डी स्टैंड फॉर ट्रेड पेबल, ओ स्टैंड फॉर अदर करंट लायबिलिटी, एस स्टैंड फॉर। अब आ जाओ आगे, नहीं चलेगा एसेट। एन स्टैंड फॉर नॉन करंट एसेट एंड सी स्टैंड फॉर करंट एसेट। उसके अंदर आ जाओ नॉन करंट एसेट में, एन में प्रिय पत्नी पिछली नहीं ढोकला ले आओ। प्यारी पत्नी या प्रिय पत्नी को भी कर दो, प्यारी पत्नी पिछली नहीं ढोकला ले आओ। द फर्स्ट स्टैंड फॉर प्रॉपर्टी, द नेक्स्ट स्टैंड फॉर प्लांट एंड प्रॉपर्टी प्लांट एंड I stand for intangible assets, stand for capital work, I stand for intangible assets $100. Then current assets, कार कीजिए चलाओ सबको उड़ाओ। E stand for current investment, I stand for trade receivables, C stand for cash and cash equivalent, S stand for short term loans and advances, and O stand for other current assets। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर अब एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्या क्वेश्चन था। ये तो था आपका बेसिकली ऊपर का फॉर्मेट। अब जैसे कि पुराना इतनी बड़ी बैलेंस शीट है, इतनी बड़ी बैलेंस शीट है, इसके अंदर भी आइटमें आती हैं। मैं पहले उन आइटमों के साथ आपके साथ चर्चा करूंगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि आपका करंट एसेट्स में एक आइटम है इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्रीज में क्या क्या आता है इन्वेंट्री में? अब इसका सीक्वेंस मुझे नहीं चाहिए इतना। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? नंबर 1, इन्वेंट्री इंक्लूड्स नंबर 8 रॉ मटेरियल, नंबर 2 वर्क इन प्रोग्रेस, नंबर 3 फिनिश्ड गुड्स, नंबर डी स्टॉक इन ट्रेड, नंबर ई यूज्ड टूल्स। बेटा ये नोट कर लो, ये पेपर में आना जाना होता है। ये नोट करो, स्टोर्स एंड स्पेयर। इन्वेंट्री इंक्लूड रॉ मटेरियल, इसके अंदर के बच्चे हैं, नहीं सब हेड के अंदर ये आइटमें हैं, सबका सब नहीं है, ये सब के अंदर ही आ गया ये। हाँ हाँ, पर मुझे सब नहीं लिखेंगे। अब मैं पेपर बताता हूँ कैसे सवाल आएगा आपको मैं वैसे कराऊंगा तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में जल्दी से काम हो जाए। और मैं आपको इसका हार्ड कॉपी दे दूंगा कंप्लीट कल परसों वाली क्लास। परसों 2 घंटे की क्लास है और परसों हम
कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट खत्म कर। और तो हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज। अभी स्टेटमेंट ऑफ क्लेम कराना है मुझे। चले समृद्धि, आगे चले। मनीष समझ आगे। अब आपको पेपर में सवाल कैसा आता है, आप ये देखिए, आपसे पेपर में सवाल पूछा जाता है, तो फिर आपसे पेपर में कुछ आइटमें दी जाती हैं, बयान प्रणामी आइटमें दी जाएंगी, और आपसे ये पूछा जाएगा कि इसका मेन हेड और सब हेड बताइए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लिखूं, क्वेश्चन आया, आइटम का नाम दिया लूज थी, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसका सब हेड और मेन हेड बताइए। तो इसका मेन हेड क्या होगा बेटा? वेरी। और सब हेड क्या होगा? इनमेंट। ये आइटम सबसे ज्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लूज और एक स्टोर एंड स्पेयर। करंट एसेट और मेन हेड इज करंट एसेट, सब हेड इज इनवेंटरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आता है। बेसिक समझ आ रहा है? अब इस तरह से मैंने आपको आइडिया दिया, कंप्लीट बैलेंस शीट आपको धीरे कराऊंगा। अब जरा इन चीजों के बारे में चर्चा करेंगे हम। टेंजिबल एसेट, आपने 11 में पढ़ा, टेंजिबल एसेट और दोज एसेट, इसका फिजिकल फर्नीचर, बिल्डिंग, फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी आर द एग्जांपल ऑफ टेंजिबल एसेट। तो मान लीजिए आपको सवाल आता है, आपसे पूछा जा रहा है कि मशीनरी का हेड बताइए, सब हेड और मेन हेड। तो आप क्या लिखेंगे? नॉन करंट एसेट्स, और सब हेड क्या होगा? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। राइट समारा बेटा, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपको आएगा, ये आपसे हाइट में पूछेगा, ऐसे ही पूछी जाएगी और आपको ऐसे ही आंसर लिखना है। आपसे कुछ हाइट में दे दी जाएंगी, आपको पूछा जाएगा मेन हेड और सब हेड, और आपको प्रेजेंट करने का तरीका यही होगा। राइट ऋषित? आपको मेन हेड लिखना ही होगा। यार मुझे नहीं पता तुमने क्या किया, फिलहाल मेरे टाइम को मत खराब कर, मेरी बात समझ आ गई। अब आइए, अगली आइटम क्या है? इंटेंजिबल एसेट। आपको पता है इंटेंजिबल एसेट कौन सी एसेट होती है? 11 में आपने पढ़ा, जिसका ना तो कोई फिजिकल होगा, ना उसे टच किया जा सकता, ना सीन किया जा सकता, जैसे गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ब्रांड, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आर द एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल। अब आपसे द्वितीय क्वेश्चन पूछा गया कि आप ये बताइए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहाँ आता है? कंप्यूटर, नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल। मेरी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? तुम्हारा मेरी बात समझ आ रही है? अब हाँ जी, 2 मिनट और दे दो मेरे को। आइए अब आगे। अब अगली आइटम क्या है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ये 2 आइटम बताना दो, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? अभी आपने 2 मिनट पहले एक शब्द पढ़ा इन्वेंट्री के अंदर, वर्क इन प्रोग्रेस। आप इन 2 वर्ड्स के अंदर बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, एक वर्क इन प्रोग्रेस और एक कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। मान लीजिए द्वितीय ऋषित दर्शन रखते हैं, मान लीजिए मेरी एक कंपनी और हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं। अब बिल्डिंग रातों रात तो कंप्लीट होती नहीं है। मान लीजिए मुझे 4 फ्लोर की बिल्डिंग बना, और मैंने सिर्फ अभी 1 मंजिल मेरी बन गई है, 1 फ्लोर बन गया है, और मेरा फाइनेंशियल ईयर क्लोज। अब मुझे बैलेंस शीट के अंदर ये जो एसेट है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है कि नहीं? जब बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, तो जो बेटा बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन होगी तो किसके अंडर में आएगी? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस।
इसके अंडर में आएगी कैपिटल वर्किंग। बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन इज कवर्ड अंडर नॉन करंट एसेट कैपिटल वर्किंग। अब आ जाओ इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। मैं आपको इसका सीधा जागता उदाहरण देना चाहूंगा। अभी कोविड आया, कोविड में 2 वैक्सीन बनी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। क्या जब भी कोई वैक्सीन बनती है तो उसका ट्रायल होता है पहले। अब मान लीजिए अभी वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है और अभी उसको अप्रूवल नहीं मिली, तो निदान वो मेरी जो एसेट होगी वो कौन सी होगी? मान लो वो फार्मूला था, वो अभी वो ट्रायल दवाई का वो फार्मूला था, दैट इज इंटेंजिबल एसेट, राइट। पेटेंट जिसे बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट। मान लो कोई दवाई है, उसका ट्रायल चल रहा है, वो है तो मेरी पेटेंट, मतलब उसका दवाई को रजिस्टर करना है, पर अभी उसका अप्रूवल नहीं आया। क्यों? पेटेंट इंटेंजिबल नहीं होते। मैंने एक दवाई बनाई, उसका ट्रायल चल रहा पर अभी अप्रूव नहीं हुई। तो आप ये बताइए, जब तक कोविड के टाइम में जिस भी कंपनी ने वो जैसे कोवैक्सीन बनाई भारत बायोटेक ने, अभी उसका ट्रायल चल रहा है पर वो अभी उसको अप्रूवल नहीं मिला, तो वो एसेट है कि नहीं है? तो वो कौन सा आएगा? इंटेंजिबल एसेट अंडर, हाँ पेटेंट होगा ना, तो उसके अंदर पेटेंट, जैसे जो दवाई का फार्मूला वो पेटेंट के अंदर आएगा, तो वो एसेट कौन सी होगी? इंटेंजिबल एसेट अंडर। मेरी बात समझ आ गई? तो मेरी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? राघव, चलिए ये बात समझ आ गई। अब दूसरा शब्द आपने क्या पढ़ा? वर्क इन प्रोग्रेस। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या है? आप बड़ी गलती करते हो पेपर के अंदर। जो आपका वर्क इन प्रोग्रेस है वो किस में आता है? करंट एसेट्स और इन्वेंट्री में। और जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होगा, कैपिटल WIP, वो कहाँ आएगा? नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखूंगा बिल्डिंग अंडर, बिल्डिंग अंडर नॉन करंट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कैपिटल। बताइए ये आइटम थी जो हमने डिस्कस करी। अगली क्लास में मैं आपको स्टेटमेंट ऑफ मेहनत और ये आपको थोड़ा डिस्कस करूंगा। और जो अगली 2 घंटे की क्लास होगी जो कि 2 अक्टूबर को है, उस दिन हम अपना 3rd चैप्टर खत्म कर लेंगे, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइंस। ये फर्स्ट था। और 2nd चैप्टर थ्योरी का है, जो हमने अकाउंट चैप्टर के लिए करना। तो नाउ टुडे क्लास होगा।